नमस्कार साथियों, मैं बलवीर चौधरी एजुकेशन टुडे में आज फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और बात करूं मैं, पिछले कालांश में अपन ने व्याकरण का पहला पार्ट पढ़ा था, वर्ण विचार। आज अपन उसी पॉइंट पे चर्चा करेंगे। व्याकरण के अपन ने 3 अंग पढ़े थे: वर्ण, शब्द, वाक्य। वर्णों के मेल से शब्द बनता है, शब्द के मेल से वाक्य बनता था। इस वर्ण को अपन ने अच्छे से पढ़ लिया था। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके अपन और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, उसे वर्ण कहा जाता है। ठीक है, अब बात करूँ मैं शब्द की, तो इस बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे। शब्द किसे कहा जाता है? वर्णों का वह सार्थक मेल, या फिर अपन ये कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। अब सार्थक क्या होता है आप सब लोगों को पता है। सार्थक का मतलब है जिसका सही अर्थ निकले, वर्णों का ऐसा योग जिसका सही अर्थ निकले, उसे कहते हैं शब्द। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे शब्द विचार। तो मैंने शब्द की परिभाषा बताई, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब वर्णों का सार्थक मेल कैसे? कै धन ए धन मैं धन ए। ठीक है, ये वर्ण है। अब कै और ए को अपन मिलाएंगे, कै हो जाएगा मैं, और ए है तो मैं हो जाएगा कम। अब इसका सही अर्थ निकलता है थोड़ा या अल्प। कहने का तात्पर्य मित्रों ये है कि वर्णों का वह सार्थक मेल जिसका सही अर्थ निकले, उसे शब्द कहा जाता है। और शब्दों का वह सार्थक मेल जिनका सही अर्थ निकले, उसे वाक्य कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। इतनी सी बात समझ में आई। आगे चले, शब्द की परिभाषा हो गई। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अपन ने समझ लिया, ठीक वैसे ही कै धन मैं ए धन मैं धन ए धन ले धन ए। कै और ए मिलेगा, कै पूरा हो जाएगा, मैं धन ए होगा, पूरा मैं हो जाएगा, ले धन ए ले, कमल। इस प्रकार से वर्णों से मिलकर के शब्द बनता है, और जिसका सही अर्थ निकले वही शब्द कहलाता है। बात करूं मैं इसके प्रकारों की, तो इसके अनेक प्रकार है। शब्द को किस प्रकार बांटा गया है, इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। दूसरा है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। और अंतिम है प्रयोग के आधार पर। शब्द के 4 भेद बताए गए हैं: अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर, और प्रयोग के आधार पर। अब इनके उपभेद है। अर्थ के आधार पर 2 है, सार्थक और निरर्थक। सार्थक का अर्थ मैंने बताया था, ऐसे वर्ण या ऐसा शब्द जिसका सही अर्थ निकले, उसे सार्थक शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्द जिनका सही अर्थ निकले, उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है। निरर्थक, निर का मतलब होता है के बिना, अर्थ के बिना।
जिसका कोई अर्थ ना हो उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है। लेकिन कभी कभार ये जो निरर्थक शब्द है सार्थक शब्दों के पीछे जुड़ करके काम में आते हैं। जैसे पानी, ये एक सार्थक शब्द है, इसका अर्थ निकल रहा है। अगर बात करूं मैं पानी वानी, चाय वाय, खाना वाना, तो कहने का तात्पर्य मित्रों ये है कि सार्थक शब्द जिनका कोई सही अर्थ निकले, अपन ने देखा पानी का सही अर्थ निकल रहा है, चाय, खाना, इन सब का सही अर्थ निकल रहा है, लेकिन कभी कभार पीछे जुड़ कर के जो शब्द काम में आते हैं जैसे वानी, वाय, वाना, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, ऐसे शब्दों को निरर्थक शब्द कहा जाता है। अब बात करूं मैं सार्थक शब्दों की, तो सार्थक शब्द अपन पढ़ते हैं जिनका कोई सही अर्थ निकले। सार्थक शब्द में अपन अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ते हैं, छोटे कक्षा 3rd से शुरू हो जाते हैं। पर्याय, विलोम, युग्म शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इत्यादि। ये है सार्थक शब्द। दूसरा है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द को 5 भागों में बांटा गया है मित्रों। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। अब 5 भाग कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या विदेशी जिसे अपन कहते हैं, और अंतिम है संकर शब्द जिसे मिश्रित शब्द भी कहा जाता है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, ये उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 5 भेद बताए गए हैं। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, इनके बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द, मूल भाषा जिसे अपन कहते हैं संस्कृत भाषा, उसके वे शब्द जो ज्यों के त्यों, उनमें कोई बदलाव नहीं होता है, वो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग में आते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। अब हिंदी भाषा में कैसे काम में आते हैं आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी सबसे पहले की भाषा कौन सी है, सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत है। मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत है। अपन ने पिछले टॉपिक पे बात की थी। तो ये हिंदी का जो ये हिंदी भाषा है, इसका निर्माण कहाँ से हुआ, इसका विकास कहाँ से हुआ, आज अपन देखते हैं। सबसे पहले मूल भाषा अपनी कौन सी है? संस्कृत भाषा है। संस्कृत से वैदिक भाषा बनी, वैदिक संस्कृत बनी थी। वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत बनी थी। उसके बाद लौकिक से पाली बनी थी। उसके बाद प्राकृत भाषा बनी थी। उसके बाद अपभ्रंश भाषा बनी थी और अपभ्रंश का ही भाग हिंदी है। इसका विकास कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है, हिंदी भाषा का। तो कहने का मतलब जो संस्कृत के वे शब्द, मूल भाषा संस्कृत भाषा के वे शब्द जो के त्यों वैदिक भाषा में काम में आए, फिर इसका विकास हुआ लौकिक भाषा में काम में आए थे, लौकिक से पाली में आए थे, प्राकृत में आए थे, अपभ्रंश में आए थे ज्यों के त्यों, और वही शब्द जिनमें कोई बदलाव न होकर के हिंदी भाषा में काम में ले रहे हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे आम्र, हस्ती, सूर्य, चंद्र, घृत या गृह है जिसे अपन कहते हैं, घृत, ये शब्द क्या है? संस्कृत भाषा के शब्द है जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों काम में लेते हैं। ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। मूल भाषा के, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनमें कोई बदलाव न होकर के हिंदी भाषा में काम में लिया जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तत्सम शब्द अपन ने अभी पढ़ा था। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनमें
कोई बदलाव नहीं होता है, जिनका रूप में कोई बदलाव नहीं होता है, ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग में लेते हैं, उसे तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे घृत, गृह, सूर्य, चंद्र, हस्त इत्यादि। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनमें थोड़ा बदलाव होकर के हिंदी भाषा में प्रयोग में लिया गया है, सरल रूप जिसे अपन कह सकते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे घृत का घी हो गया, गृह का घर, सूर्य सूरज, चांद हाथ इत्यादि। कहने का तात्पर्य मित्रों ये है कि संस्कृत के ज्यों के त्यों जिनमें कोई बदलाव नहीं होता है और हिंदी भाषा में प्रयोग में लेते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। और उनमें थोड़ा सा बदलाव, उनका सरल रूप अगर अपन चेंज करके हिंदी भाषा में प्रयोग में लेते हैं, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। घी, घर, सूरज, चांद, हाथ इत्यादि। बात करूं देशज शब्द और विदेशज या विदेशी शब्द की। देशज शब्द अलग अलग जो हमारी राजभाषाएं हैं, हमारी बोलियां हैं, उनके जो शब्द हैं वो हिंदी भाषा में प्रयोग में लेते हैं। हमारे प्रांत के अलग अलग भाषाओं के, जैसे मारवाड़ी हो गया, राजस्थानी, पंजाबी, इन सब भाषाओं के अगर अपन शब्द हिंदी भाषा में काम में लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं, तो उन शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। जैसे खिड़की, लोटा, चम्मच, खिचड़ी इत्यादि। विदेशज या विदेशी शब्द वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयोग में लिए जाते हैं, उन्हें विदेशज या विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे विदेशी भाषाएं हैं उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, ठीक है, उन शब्द भाषाओं से शब्द लिए गए हैं। जैसे डॉक्टर, स्कूल, बेगम इत्यादि। ये शब्द विदेशज या विदेशी शब्द कहलाते हैं। बात करूँ संकर शब्द की, तो ये दो भाषाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। विदेशी भाषाओं और हमारी जो भाषा है उससे मिलकर के बना होता है। दो मिश्रित भाषाओं से मिलकर के बना हुआ शब्द संकर शब्द कहलाता है। जैसे टिकट घर, टिकट घर, ये जो टिकट है वो अंग्रेजी भाषा का है और घर हिंदी भाषा का है। तो ये दो मिश्रित भाषाओं से मिलकर के बना हुआ शब्द संकर शब्द कहलाता है। जैसे रेलगाड़ी, रेल जो है अंग्रेजी भाषा का है और गाड़ी हिंदी भाषा का है। अजायबघर इत्यादि। यानी कहने का तात्पर्य ये है मित्रों, जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर के बना हुआ होता है वे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूं इन सब की परिभाषा। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो ज्यों के त्यों बिना कोई परिवर्तन के हिंदी भाषा में काम में आते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे घृत, गृह, सूर्य, चंद्र, हस्त। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनमें थोड़ा बहुत बदलाव होने के बाद, उनके रूप में परिवर्तन आने के बाद हिंदी भाषा में प्रयोग में लिए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे घी, घर, सूरज, चांद, हाथ। बात करूँ देशज शब्द, तो ये हमारी राजभाषाओं से, अलग अलग प्रांत की भाषाओं से निकल कर के हिंदी भाषा में प्रयोग में लिए गए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिड़की, लोटा, चम्मच, खिचड़ी इत्यादि। विदेशज या विदेशी शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयोग में लिए जाते हैं, उनको विदेशी या विदेशज शब्द कहा जाता है। डॉक्टर, स्कूल, बेगम, मोहब्बत इत्यादि। संकर शब्द जो दो मिश्रित भाषाओं से, अलग अलग भाषाओं से मिलकर के बना हुआ शब्द संकर शब्द कहलाता है। जैसे टिकट घर, रेलगाड़ी, अजायबघर इत्यादि। बात करूं मैं
बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर तो शब्द को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है मित्रों? 3 भागों में बांटा गया है, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। अब इसके 3 भेद है, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। ये इसके 3 भेद है व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनके खंड करने पे, जिनके टुकड़े करने पे कोई अर्थ ना निकले, कोई सार्थक अर्थ ना निकले, सही अर्थ ना निकले, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पे सही अर्थ निकले, दोनों जो भाग है उनके कोई अर्थ निकले, सही अर्थ निकले, उसे यौगिक शब्द कहा जाता है। योगरूढ़ शब्द जो अपने अर्थ को छोड़ करके, सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ धारण कर लेते हैं, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। रूढ़ शब्द जैसे पिता, जल। अब इसके अगर अपन टुकड़े करेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक वैसे कल, खाना इत्यादि, ये शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इनके अगर अपन टुकड़े करते हैं, खाना के खा, धन ना, तो इन दोनों अलग अलग भागों के कोई अर्थ नहीं निकल रहे हैं, तो ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द जिनका कोई सही अर्थ निकलता है, दोनों भागों के टुकड़े करने पे, ऐसा शब्द जिसके खंड करने पे दोनों भागों का अर्थ सही अर्थ निकले, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, अब इसके टुकड़े करेंगे, विद्याधन आलय, इन दोनों का अर्थ निकल रहा है। शिवालय, शिवधन आलय, इन सब का क्या निकल रहा है? सही अर्थ निकल रहा है। इस वजह से इन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। अब बात करूं मैं योगरूढ़ शब्द की, तो ये शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। जैसे पंकज, पंक धन जय। पंक का अर्थ होता है कीचड़ में, जय यानी जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ ग्रहण करना। दशानन, दस है आनंद जिसके वह, यानी रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसके वह, अर्थात श्री गणेश। कहने का तात्पर्य मित्रों ये है कि ऐसे शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़ देते हैं और विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। रूढ़ शब्द जो परंपरागत शब्द होते हैं, जो ढोए जाते हैं परंपरा से, पहले से, प्राचीन भाषा से, प्राचीन। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जिनके खंड करने पे कोई अर्थ ना निकले, वो रूढ़ शब्द है। जिनका खंड करने पे सही अर्थ निकले दोनों भागों के, उसे यौगिक शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्द जिनके खंड करने पे सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ धारण कर लेते हैं, उसे योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। बात करूं मैं अब आगे, तो है प्रयोग के आधार पर। शब्द को अंतिम है प्रयोग के आधार पर बांटा गया है, तो उसके भेद है जो मैं आपको बता रहा हूं। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के अनुसार जिनका रूप परिवर्तन हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक इनके अनुसार बदल जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के अंतर्गत 4 आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और विकारी शब्द
जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के अनुसार उनका रूप परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। अविकारी शब्द ऐसा शब्द जिसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन पर न तो लिंग का प्रभाव पड़ता है, न कारक का प्रभाव पड़ता है, न काल, वचन, पुरुष, इन शब्द का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो का त्यों रहता है, उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। इसके अंतर्गत अविकारी शब्द के अंतर्गत 4 भाग है, जिसके क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनका रूप परिवर्तन होता रहता है, इन शब्द के अनुसार लिंग, कारक, काल, वचन, पुरुष के अनुसार, वो है विकारी शब्द, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनका रूप परिवर्तन होता रहता है। ठीक वैसे अविकारी शब्द जिनके रूप में कोई बदलाव नहीं होता है, उन पे लिंग, कारक, काल, वचन, पुरुष इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जिसके अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आते हैं। तो मित्रों, ये है अपना छोटा सा टॉपिक शब्द विचार। अब इनमें से अगर आपका कोई सा भी टॉपिक समझ में नहीं आया है तो कमेंट में आप नीचे लिख करके बता सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।